सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एमए सेकेंड ईयर का सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था। तो वो पेपर है आपका इंडिया एंड दी वर्ल्ड, जिसका कोड है आपका G473 और ये न्यू कोर्स का आपका पेपर है। तो इसकी बुकलेट सीरीज जो है वो मेरे को अवेलेबल हुई है। तो ये वही बुकलेट है जो मेन एग्जाम में आपकी आई थी। तो ये मैं आपसे आज कई दिनों बाद डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। स्टूडेंट्स, आप जो है 10 रुपये दे करके इस बुकलेट की आप PDF भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है, आप उसमें ले सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो आप जो है सातों के सातों पेपर की ले सकते हैं। PDF फाइल मैंने लगभग इन सबकी बना ली है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज दीजिएगा सिर्फ, तो आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आप जो है इसको दे सकते हैं। 70 रुपीज़ और सातों पेपर की आपको PDF मिल जाएगी। चलिए डिस्कस करते हैं। और ये पेपर देखिए NTA नेट के लिए और TGT PGT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो इकोनॉमिक्स वालों को, कॉमर्स वालों को जो है और पॉलिटिकल साइंस वालों को तो आते ही हैं, और इसमें फर्स्ट पेपर में आने वाले भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सेकंड पेपर में आने वाले भी बहुत सारे आपके मेन पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटिकल साइंस की, तो आप जो है उसमें से इसको सारे पेपर की स्टडी आप देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एशियान क्षेत्रीय संगठन कब अस्तित्व में आया? तो ये 1967 में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देशों को निषेधाधिकार प्राप्त है? तो 5 देशों को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये NTA नेट के फर्स्ट पेपर और जो आपके मेन पेपर हैं इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और आपका जो मेन पेपर पॉलिटिकल साइंस का, उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। ऐसे तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो ये हैं आपके श्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो देखिए, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो तीनों हैं, लेकिन मॉरिशस जो है वो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। नेपाल की मुख्य अर्थव्यवस्था क्या है? तो देखिए, कृषि, जल विद्युत और पर्यटन, ये तीनों ही हैं। तो इसका D ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है कि उपयुक्त सभी। भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी समझौता किस वर्ष हुआ था? ये सन 1960 में हुआ था। हाल ही में भारत ने राफेल लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त किए हैं? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप सबको पता भी होना चाहिए। तो फ्रांस से लिए थे। सार्क, जैसे हम दक्षेश भी कहते हैं, तो कितने देशों का संगठन है? तो ये 8 देशों का संगठन है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति निम्न में से क्या है? तो देखिए, ये ऑप्शन सही है कि राष्ट्रों के मध्य संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु क्या है? तो वो है राष्ट्रहित। अंतरराष्ट्रीय संबंधों की तुलना में अंतरराष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र है, तो देखिए वो संकुचित है। व्यूअर्स देखिए, आंसर इसलिए लगा रखे हैं ताकि जब बच्चे PDF फाइल लेते हैं एग्जाम के दिनों में, तो उसको जो है लास्ट पेज नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी 39 पेज की बुकलेट है। ठीक है ना, तो आपको बार बार मोबाइल पे या लैपटॉप पे वही पेज देखना पड़ेगा, तो इसलिए आंसर साथ के साथ लगा दिया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। निम्न में से किसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को संघर्ष के रूप में नहीं देखा? तो वो है प्रोफेसर राफेल। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसका अध्ययन नहीं किया जाता? तो अंतरराष्ट्रीय मतभेदों का। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं प्रोफेसर शुमा।
आर्थिक तत्व अंतरराष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। तो यह कथन किसका है? तो यह है मॉर्गन थाउ का। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात किस अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई? तो वो ही राष्ट्र संघ की, जिसे हम इंग्लिश में लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन कब किया गया? तो सन 1998 में किया गया। भारत की विदेश नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारतीय संसद, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल। तो डी ऑप्शन इसमें सही है ना, ये तीनों ही मिलके करते हैं। भारतीय विदेश नीति जो है किसकी समर्थक है? तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, गुट निरपेक्षता की। ठीक है, ध्यान रखें, गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता। निम्न में से कौन भारतीय विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है? तो तीनों ही है, गुट निरपेक्षता भी है, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध और नस्लवादी भेदभाव का विरोध। तो ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1965 में। अमेरिका में किस भारतीय ने 1911 में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल ने। भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट के रूप में कौन सा देश स्थित है? नेपाल। फरक्का समस्या का संबंध किन देशों के मध्य है? तो वो भारत और बांग्लादेश के मध्य है। भारत चीन के मध्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? तो वो है आपका मैकमोहन रेखा। किसी देश की विदेश नीति का निर्धारण करते समय किसका ध्यान रखा जाता है? तो वो है राष्ट्रीय हितों की नीति। शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। बांग्लादेश का जन्म किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय विदेश मामलों का गुप्तचर अभिकरण है? तो यह है गुप्तचर ब्यूरो, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो और शॉर्ट में हम इसे कहते हैं आईबी। अक्सर आपने फिल्मों में इसका नाम सुना होगा आईबी का। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है इसका पूरा नाम है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? इस पे फिल्म भी है जिसमें जॉन इब्राहिम था। तो 1974 में किया था अपना पहला परमाणु परीक्षण। पंडित नेहरू तथा चाउ एन लाई ने संयुक्त विज्ञप्ति में किस नीति को घोषित किया? पंचशील को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम कब किया गया? 1954 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए पंचशील के सिद्धांत के प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? 1959 में, 1959। यूनिसेफ व यूनेस्को को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के अंग है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ के, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सैनिक संगठन है? तो देखिए नाटो भी है, सीटो भी है और सेंटो भी है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। आजकल क्योंकि अमेरिका और रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है तो उसमें आपने अक्सर नाटो का नाम सुना होगा। तो ये समूह है, ठीक है ना। डियागो गार्सिया टापू कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम
सार्क कहते हैं शॉर्ट में, और इंग्लिश में पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो इसका गठन कब किया गया था? तो 1985 में। निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। देखिए जो ब्रिक्स है ये एक्चुअली 5 देशों का समूह है, BRICS, है ना। तो B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, ठीक है, C फॉर चाइना, ब्रिक्स BRICS, हाँ जी, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। तो 5 देशों का ब्रिक्स का समूह है, ध्यान रखेंगे। मई 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के मध्य कहां पर झड़प हुई थी? तो वो गलवान घाटी में हुई थी। कोविड-19 महामारी सर्वप्रथम चीन के किस प्रांत से फैली? वुहान से। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य बिंदु क्या है? तो कश्मीर विवाद भी है, शरणार्थियों की समस्या भी है और सिंधु नदी जल विवाद भी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, उपयुक्त सभी। कारगिल युद्ध निम्न में से किन 2 देशों के मध्य हुआ? तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए शिमला समझौता के समय कौन भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी दी थी। 1865 में सिंचुला संधि निम्न में से किन 2 देशों के मध्य हुई थी? तो ये भारत और भूटान के मध्य हुई थी। 2010 में जर्नल अम्ब्रेला एग्रीमेंट किन 2 देशों के मध्य हुआ? तो ये भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सदस्य होता है? तो देखिए गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री तीनों ही सदस्य होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वो है श्री अजीत डोभाल। अक्सर आपने इनका नाम सुना होगा। श्री राजनाथ सिंह जी जो हैं वो हमारे जो है इस समय रक्षा मंत्री हैं। होम मिनिस्टर जो हैं वो श्री अमित शाह जी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। और पीयूष गोयल आई थिंक जो है इस समय शायद रेल मंत्री हैं। निम्न में से किस देश की राष्ट्रीय भाषा बंगाली है? तो वो है बांग्लादेश की। सार्क की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ढाका में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ढाका में। निम्न में से किस समय अवधि में नेपाल राणा शासन के अंतर्गत था? तो था 1846 से 1951 के बीच में। निम्न में से कौन सा देश स्थल से घिरा हुआ है? तो वो है नेपाल। निम्न में से आधुनिक राज्य व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? देखिए वो होता है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने राज्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है? तो वो है आपका 5। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस देश ने बंगाल की खाड़ी में अपने 7वें बेड़े को भेजा था? ठीक है, तो वो था आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कोसी गंडक परियोजना निम्न में से किन देशों से संबंधित है? तो वह है भारत और नेपाल से संबंधित। कारगिल युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। दक्षेश का मूलभूत सिद्धांत क्या है? तो तीनों है सहयोग, समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता। तो डी ऑप्शन इसमें सही है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन दक्षेश देशों की विशेषता है? तो देखिए बहुधर्मी भी है,
बहुनस्लीय भी है और बहुभाषी भी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। अच्छा, ब्रिक्स में कितने देश हैं? जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, ब्रिक्स में 5 देश होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना, मैंने 5 देश के नाम आपको बताए भी थे अभी। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 2006 में। 4-5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। तो ब्रिक्स में सदस्य देशों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। और ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी ये 2006 में हुई थी। ब्रिक्स में जो देश हैं वो 5 हैं। और ब्रिक्स की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो वो रशिया में हुई थी, रूस में हुई थी। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ये 2001 में हुई थी। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्थायी सदस्य देशों की संख्या अभी कितनी है? तो वो है, देखिए, SCO इसे हम शॉर्ट में कहते हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें 8 देश हैं। इससे रिलेटेड भी 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है? तो तीनों ही है कि राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, तकनीक, संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग। जो सदस्य पड़ोसी हैं उनके बीच पड़ोसी की भावना बढ़ाना, शांति, सुरक्षा और स्थिरता का माहौल बनाए रखने के लिए पारस्परिक हिस्सेदारी। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, उपयुक्त सभी। 2019 में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक कहाँ हुई थी? ये तो अभी हुई थी 3 साल पहले। तो ये किर्गिस्तान में हुई थी। बहुत छोटा सा देश है किर्गिस्तान। बिमस्टेक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 7। निम्नलिखित में से कौन बिमस्टेक में दक्षिण एशियाई देश है? तो देखिए, दक्षिण एशियाई जो देश है उसमें भारत भी है, नेपाल भी है और भूटान भी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। बिमस्टेक के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं? तो तीनों हैं इसमें। संप्रभु समानता के सिद्धांत का सम्मान, प्रादेशिक अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता। तो डी ऑप्शन इसमें सही है, उपयुक्त सभी। बिमस्टेक ग्रुप में भारत का मुख्य हित क्या है? तो दोनों हैं इसमें। बिमस्टेक एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य का एक पुल है। संप्रभु समानता के सिद्धांत का आदर। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि ए और बी दोनों। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, ये 10 तारीख को यानी कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित जी। ठीक है, और सरोजिनी नायडू जो थी वो उत्तर प्रदेश की पहली शायद चीफ मिनिस्टर थी। कोरिया युद्ध कब हुआ था? तो जो कोरिया युद्ध हुआ था वो 1953 में हुआ था। स्वेज संकट कब हुआ था जिसमें भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो 1956 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ में 1952 से 1962 तक कौन भारतीय राजदूत था? तो वो थे V.K. कृष्णा मेनन। भारत में निम्न में से कौन आतंकवाद का प्रकार है? तो देखिए, खालिस्तानी आतंकवाद भी है, नक्सलवादी आतंकवाद भी है और कश्मीरी आतंकवाद भी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, उपयुक्त सभी। ऑपरेशन ग्रीन स्वेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो है आतंकवाद पर नियंत्रण। आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए एंड्यूरिंग जस्टिस अभियान किस देश ने चलाया था? तो वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने चलाया था ना, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। यह कथन किसका है? किसी भी देश की विदेश नीति का आधार उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है। भारत की विदेश नीति का ध्येय इसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा है। तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। राष्ट्रीय हित के अनिवार्य
तत्व के रूप में किसे सम्मिलित किया जाता है? सुरक्षा को। संधियां तथा समझौते राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करने वाले किस प्रकार के उपकरण हैं? बाध्यकारी। शीत युद्ध में कौन सी स्थिति पाई जाती है? तो वो होती है तनाव की। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? सन 1993 में। स्टार्ट संधि निम्न में से किन देशों के मध्य हुई थी? तो ये अमेरिका और रूस के मध्य हुई। परमाणु अपसार अप्रसार संधि की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो तीनों विशेषता हैं कि परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र परमाणु हथियार विहीन देशों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की सहायता नहीं देंगे। हस्ताक्षरकर्ता परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र परमाणु अस्त्र बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। हस्ताक्षरकर्ता देशों को असैनिक कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास की पूरी छूट रहेगी। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी? तो ये सन 1968 में हुई थी। भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ था? ये 1962 में हुआ था। 1971 में निम्न में से किन दो देशों के मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान में। भारतीय विदेश नीति में नेहरू युग निम्न में से कौन सा है? तो 1947 से 1964 तक। भारत द्वारा गुट निरपेक्ष नीति अपनाने के निम्न में से कौन से कारण थे? तो ये तीनों ही थे कि भारत का वैचारिक आधार पर दो भागों में विभाजित होना, सैनिक संधियां से ना बंधने की इच्छा और विश्व शांति एवं सहयोग को बढ़ावा देने की इच्छा। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, उपयुक्त सभी। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो सन 1961 में हुआ था। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए 2-3 क्वेश्चन इस पे आते हैं। इसे इंग्लिश में हम सुमित कहते हैं। ये 1961 में हुआ था और ये बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, बेलग्रेड। गुट निरपेक्ष आंदोलन की निम्न में से कौन सी उपलब्धियां थीं? तो देखिए तीनों थीं। विश्व शांति एवं सुरक्षा की स्थापना में सहायक, विश्व को गुटबंदी के चंगुल से बचाना, राष्ट्रवाद की रक्षा एवं स्वतंत्र विदेश नीति के निर्माण को प्रोत्साहन। तो डी ऑप्शन इसमें सही है, उपयुक्त सभी। भारत और सोवियत संघ के मध्य मैत्री एवं सहयोग संधि कब हुई थी? तो ये सन 1971 में हुई थी। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रो एशियाई एवं लातिनी अमेरिकी महाद्वीप के देशों में विद्यमान उपनिवेशवाद की कड़ी आलोचना की और उसे मानव गरिमा के अपमान की संज्ञा दी? भारत ने। निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय संकट में भारत शांति का अग्रदूत बना? तो देखिए वो जो वियतनाम संकट हुआ था उसमें भी, कोरिया संकट में भी और स्वेज संकट में भी। तो डी ऑप्शन इसमें सही है, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है? तो देखिए जनसंख्या, राजनीतिक प्रणाली और नेतृत्व। तो डी ऑप्शन इसमें सही है, उपयुक्त सभी। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? देखिए पहला 1974 में किया था, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, और दूसरा किया था 1998 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये अधिकतर राजस्थान के पोखरण में होते हैं। पहला वाला तो वहीं हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध विराम की घोषणा कब की थी? तो वो की थी 1 जनवरी 1949 में। तो ये व्यूअर्स देखिए इसका डी ऑप्शन भी ये है ना। तो 1 जनवरी 1949 इसका करेक्ट आंसर है। तो व्यूअर्स तो ये आपका कंप्लीट बुकलेट मैंने आपको करा दी है पॉलिटिकल साइंस की, और एनटीए नेट के लिहाज से तो ये
क्वेश्चन पेपर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें सारे पेपर धीरे धीरे करके मैं अपलोड कर रहा हूँ। अब तक 3-4 पेपर अपलोड उसमें हो चुके हैं, तो और हफ्ते 10 दिन में सारे पेपर अपलोड हो जाएंगे। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।